नमस्कार साथियों, किसान संवाद टीवी में आपका स्वागत है। और आज किसान संवाद टीवी की टीम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पहुंची है। हम यहां पर आकर तमाम किसानों से बातचीत करेंगे और जो नया नया इनोवेशन कर रहे हैं उन किसानों की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। उसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है विजय सेमवाल जी, जो बसु गांव के रहने वाले हैं। और आइए उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी कि एकीकृत खेती करके एक अच्छा मुनाफा भी ये कमा रहे हैं। तो सेमवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान टीवी में। पहले तो अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैं विजय सेमवाल रुद्रप्रयाग बरसू गांव का रहने वाला हूं और बरसू गांव में ही मैं रहता हूं और यहाँ पे हम खेती बाड़ी वगैरह वगैरह करते हैं। अच्छा, खेती करने का जिस तरीके से मैं देख रहा था आपके गांव में, लगभग 17-18 गांव के मतलब मकान है यहाँ पर और आप यहाँ पर अकेले रह रहे हैं। तो किस तरीके से आपने ये बीड़ा उठाया? 2090 में यहाँ जो है कि लोग यहाँ से पलायन कर चुके थे, तो सारा गांव एकदम वीरान हो गया था। चारों तरफ झाड़ियां, बंजर हो गया था सारा गांव और गांव में घुसने तक की जगह नहीं थी। पर हम जो है कि फिर से मैं वापस आया हूँ यहाँ पे। अपनी गांव की ये स्थिति देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैं वापस आया। मैं इनका कुछ ना कुछ गांव में किया जाए। बिल्कुल। तो फर्स्ट में मैं आके यहाँ की झाड़ियां झुड़ियां मैंने साफ की और जो पुराने मकान खंडर टूटे फूटे थे उन्हें थोड़ा सा ठीक करके और उनमें रहने लगा। फिर मैंने जो है कि कुछ जो है यहाँ पे खेती बाड़ी करने की सोची। तो खेती बाड़ी करने के लिए मेरे पास जो है खाद वगैरह नहीं थी और पानी की कमी थी। तो मैं कुछ गायें जो लोगों ने छोड़ दी, करीब 15 से 20 गायें मैं जो है मार्केट से लेके यहाँ पे आया जो लोगों ने छोड़ दी और उनको मैंने पालना शुरू किया। तो उनसे मुझे गोबर मिली, गौमूत्र मिला, जिससे गौमूत्र से मैंने कीटनाशक बनाया, गोबर से मैंने जैविक खाद बनाई और धीरे धीरे करके बंजर खेतों को खोद के मैंने जो है कि यहाँ पे खेती करना शुरू किया। फर्स्ट में काफी दिक्कतें हुई, जैसे कि जो है कि पौधा बड़ा नहीं होता था बंजर खेती में। तो धीरे धीरे उन्हें गोबर की खाद मिलने बैठी तो जो है कि पौधा अच्छा होना बैठ गया और अच्छे फल देने बैठ गया, तो हमें मुनाफा भी होने बैठ गया। उसके बाद कुछ हम मुर्गियां यहाँ पे लेके आए। अच्छा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जमीन कम होती है और उस जमीन में इतनी पैदावार होती है कि छोटे छोटे प्लॉट में, चाहे वो पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो या फिर आपकी फार्मिंग हो, तो उसके साथ साथ फार्मिंग के साथ साथ ये आपने कैसे मुर्गी पालन की शुरुआत की, पशुपालन की शुरुआत की, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। ये जो है कि कृषि हो गया, गाय पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये एक दूसरे से जुड़े हुए संबंधित कार्य हैं। बिल्कुल। जैसे कि हमें गायों से खाद मिलता है, गोबर मिलती है, मुर्गियों की बीट से भी अच्छी खाद बनती है। तो उस खाद से हमें जो है कि अच्छे पौधे, अच्छी फसलें मिलने बैठ गई। तो हमने फिर सोच के ये किया। जो लोग गांव से पलायन कर चुके उनके लिए कहीं ना कहीं आप नजीर बने हुए हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आप अपने गांव में रहकर बल्कि आजीविका तो चला ही रहे हैं, साथ में गांव के लोगों को रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बताइए कि गांव वाले जो यहाँ से चले गए हैं उनको कैसे आप यहाँ तक जो है उनको कैसे प्रोत्साहित करोगे? पहले मूलभूत सुविधाएं न होने की वजह से लोग गांव से पलायन कर गए। जैसे बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, स्कूल दूर था, पानी की कमी थी। तो लोग अपने लोगों की जमीन फिर नीचे भी थी, रुद्रप्रयाग मार्केट में थी, तो लोग वहां जाके बस गए। यहाँ गांव सारा वीरान पड़ गया। तो जब अभी हम आए हैं, पहले यहाँ पे अच्छी खेती होती थी। जब हमारा बचपन था तो बचपन यहीं पे गुजरा। यहाँ स्कूल भी था, प्राइमरी 5 तक स्कूल भी था, तो हम 5 तक यहाँ भी बढ़े। तो उस समय की हमें यादें भी आती थी कि यहाँ अच्छा अनाज होता है, अच्छा हो सकता है, अच्छी फसलें हो सकती हैं। तो हम फिर वापस मैं यहाँ पे आया तो मैंने धीरे धीरे करके खेती की, मुर्गी पालन किया, गाय पालन किया। तो इससे गाँव वालों को भी काफी सीखने को, देखने को मिला और गांव वाले प्रभावित हुए इस बात से कि हाँ, इसने जाके फिर दोबारा से वहां पे ऐसे किया है। तो अब काफी लोग प्रभावित होने से जो है फिर काफी लोग यहाँ पे आने की सोच रहे हैं और खेती बाड़ी के विषय में भी सोच रहे हैं, खेती बाड़ी करने के। जैसे कि अब पानी की नहर भी बन रही है, तो पानी अगर ज्यादा होगा तो यहाँ के लोग अच्छी
खेती करेंगे और कर पाएंगे, अच्छा मुनाफा होना होगा। अच्छा विजय भाई, थोड़ा सा ये बताइए, जो बरसू गांव है ये रुद्रप्रयाग से लगभग कितनी दूर है, और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि इस बरसू गांव में कितने परिवार पहले रहते थे, कितने घर थे, और आज कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं। रुद्रप्रयाग मार्केट से यहाँ पे 5 किलोमीटर रोड का रास्ता है, और ये तूना बौठा वाली रोड यहाँ ऊपर के गांव को भी टच करती है। पहले ये नहीं थी, जब यहाँ से लोग पलायन कर गए तब ये रोड नहीं थी। अब रोड आई है तो हम यहाँ पे आए हैं, हमने यहाँ पे अब खेती बाड़ी शुरू की है। तो गांव पहले जब यहाँ से लोग गए थे तो उस समय यहाँ पे 35 परिवार थे। आज वो परिवार बढ़ के करीब 150 परिवार हो गए हैं, और सब नीचे रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, कुछ देहरादून की तरफ भी रहते हैं, कुछ बाहर भी रहते हैं। और अभी जो है कि जैसे हमने किया है तो लोग, कुछ लोग उसमें से सोच रहे हैं कि हम भी करें। अभी कुछ टोटल मिलाकर ये बताइए कि गांव में कितने लोग रह रहे हैं। गांव में तो अभी हम ही रह रहे हैं, लेकिन हमें देख के कुछ 2-3 लोग यहाँ पे आके खेती करते हैं। वो दिन में आते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं, कभी कभी यहाँ भी रह जाते हैं। और धीरे धीरे वो जब ज्यादा खेती करेंगे, ज्यादा उनका काम जुड़ेगा, जैसे मुर्गी रखेंगे, गाय रखेंगे, जैसा हम कर रहे हैं, तो वो फिर तब उन्हें ज्यादा उनको अटेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रुकना भी शुरू करेंगे। धीरे धीरे उनके बच्चे आएंगे, उन्हें देख के और लोग भी आएंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि करीब काफी लोग यहाँ पे वापस आ जाएंगे। अच्छा विजय भाई, थोड़ा सा ये बताइए, आप पशुपालन कर रहे हैं, आप जो है मुर्गी पालन कर रहे हैं, आप जो है खेती कर रहे हैं, बागवानी में आपके साथ क्या क्या है आपके पास। बागवानी में यहाँ पे हमने माल्टा लगाया है, अमरूद लगाया, अनार हो गया, केला हो गया, और आपका आंवला हो गया, कागजी नींबू और माल्टा हम यहाँ पे ज्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि आगे हम उसको अपनी आमदनी को दुगना करने के लिए, जैसे हम जूस, अचार वगैरह बनाने के सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे हमारे खेतों में लहसुन होता है, मिर्ची होती है, तो हम लहसुन पेस्ट बना सकते हैं, मिर्ची का अचार बना सकते हैं, अदरक पेस्ट बना सकते हैं, और नींबू का हम जूस बना सकते हैं, विनीगर बना सकते हैं। इसीलिए हम ये माल्टा और नींबू यहाँ पे ज्यादा लगा रहे हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। एक दिन हम इसकी फैक्ट्री डाल के, छोटी सी लघु उद्योग डाल के, और काफी करीब 20 से 25 लोगों को यहाँ पे रोजगार भी देंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मैं देख रहा था माल्टा तो आपके यहाँ काफी लगा हुआ है, तो किस तरीके से आप उसे सेल करते हैं और कैसे वो पूरा प्रोसेस थोड़ा सा हमें बताइए। अभी 300 रुपए सैकड़ा वो माल्टा बेचते हैं हम। 100 दाने जो है 300 के 3 रुपए दाना हमें बिकता है वो। और जब हम जूस उसका बना के बेचेंगे तो हमें ये दुगना प्रॉफिट इसमें होगा। हजार में ये पलायन हो चुका था, और 2014 में मैं यहाँ पे वापस आया गांव में अपने। और गांव में जो है कि जब मैं वापस आया तो यहाँ सारा झाड़ियाँ झूड़ियाँ बंजर पड़ चुका था। धीरे धीरे करके हमने यहाँ पे खेती करना शुरू किया, और खेती के साथ हमने मुर्गी पालन किया, गाय पालन किया, और इसमें ये 3-4 काम करके हमें यहाँ पे कुछ आमदनी होने बैठी, जिससे हमने यहीं पे काम करना शुरू किया। जब जो है कि फर्स्ट में जो है कि हमारे पास काफी दिक्कतें थी, धीरे धीरे करके कुछ सालों तक हमें बड़ा मुश्किल से यहाँ पे रहना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे हमारी आजीविका यहाँ पे मिलने बैठ गई हमें, तो हम यहीं पे रहने बैठ गए, और अब हम यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि हम खेती बाड़ी में साग सब्जी उगाते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गई, भिंडी, लौकी, टमाटर, आलू, और बैंगन हो गया आपका, करेला, चचिंदा वगैरह सारी सब्जियां हम यहाँ पे उगाते हैं। जैसे कि सब्जियों में हमें अच्छी आमदनी हो जाती है, और मुर्गी पालन में भी जैसे अंडा हमें मिलता है,
और गायों से हमें दूध मिलता है। गायों से दूध मिलने से हम जो है कि दूध दही वगैरह बेचते हैं तो हमें अच्छी आमदनी हो जाती है। और हमने यहाँ पे फ्रूट्स के पेड़ भी काफ़ी लगाए हैं, करीब 400 से 500 फ्रूट्स के पेड़ हमने यहाँ पे लगाए हैं। जैसे जो हमने करीब 8 से 10 साल पहले लगाए वो सभी पेड़ फल दे रहे हैं, और कुछ अभी हमने नए लगाए हैं वो फल देने की कगार पे हैं। और धीरे धीरे करके हम जो है अपनी आमदनी को दुगनी से तिगुनी करने के विषय में जैसे सोच रहे हैं, तो हम जो है आपका ये मुर्गी पालन करेंगे और आपका मत्स्य पालन करेंगे, मधुमक्खी पालन करेंगे, सब्जी खेती करेंगे, जैविक खाद और जैविक खेती हम यहाँ पे करते हैं और कर आगे भी करेंगे। और जैसे नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती के विषय में भी हमें बता रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती के विषय में भी हम सोच रहे हैं और करने के लिए हम काफी कोशिश कर रहे हैं। और प्राकृतिक और जैविक खेती ही हम यहाँ पे करेंगे। हम चाहते थे, जब हम पहले बचपन में यहीं रहते थे, बचपन में हमने यहाँ पढ़ाई भी करी, प्राइमरी स्कूल था, तो कुछ मूलभूत सुविधाओं की वजह से लोग सारे पलायन कर गए। तो हमें खेती करने का, हमारे पूर्वज भी सारे किसान थे और किसान होने के बावजूद जो है उन्होंने अच्छी खेती बाड़ी वगैरह करी, तो हमें भी किसान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने किसान जो है हमने खेती बाड़ी यहाँ पे काफी की और कर रहे हैं, खेती बाड़ी हम करेंगे। फर्स्ट में जब यहाँ पे खेती होती थी तो प्राकृतिक खेती होती थी, उसमें कई अनाज हम 6-7 अनाज मिला के खेती करते थे। और खेती करने के बावजूद वहाँ जैसे मंडुआ हो गया, झंगोरा हो गया, आपका दालें हो गई, सोंठा हो गया, तोर दाल हो गई और आपका गैस दाल हो गई, ये दालें सब मिक्स करके डालते थे। लेकिन अब हमने क्या करा कि हमने वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिकों के माध्यम से जुड़ने से, उनसे राय लेके ही और कृषि विज्ञान केंद्र से हमने राय लेके अब बेडिंग करना हो गया और मल्चिंग बिछाना हो गया और आपका जो है कि ये स्प्रिंकलर से पानी देना हो गया। तो ये सब वैज्ञानिक खेती के हिसाब से ही अब हम खेती कर रहे हैं। तो छोटी सी जगह हमें अच्छी खेती होती है और अच्छा उत्पादन होता है, अच्छी आमदनी भी हमारी होती है। फर्स्ट तो हमने जो है कि यहाँ पे आके खेती पहले हम करते थे, पहले से करते थे बचपन से, लेकिन यहाँ पे हमने ज्यादा करना सीखा और कर करके हमने सीखा है। और अब जो है कि जैसे बीच में कोरोना काल में काफी लोग, प्रवासी लोग जो है कि वापस अपने आए हैं, घरों में आए हैं, तो हमें देख देख के उन्होंने भी खेती की है। कई लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे मुर्गी पालन हो गया, गाय पालन हो गया और सब्जी उत्पादन हो गया। इसे काफी दूर दूर से, दूसरे जिलों से भी लोग यहाँ पे देखने आते हैं और हमारे करने से देख के वो खुद भी करके सीखते हैं और करना चाहते हैं। हम जो है यहाँ पे जैसे हम वापस आए हैं तो हमने खेती बाड़ी की यहाँ पे और ये जो भी गाय पालन, मुर्गी पालन करा, तो इससे लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि ये हो रहा है और अच्छा हो रहा है। और लोगों को, गांव वासियों को मेरा यही है कि आप लोग भी आइए और अपने खेतों में बगीचे लगाइए। आजकल काफी स्कीमें सरकार की तरफ से मिल रही हैं, तो उनका फायदा उठाया जाए और लोग वापस आए और करें। और जैसे कि आपके पास जमीन अगर ज्यादा नहीं है तो आप छोटी जगह पे भी, जैसे सब्जी उत्पादन हो गया, गाय पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया और मत्स्य पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, अगर आप ये सब करते हैं तो आप छोटी जगह पे भी अच्छा उत्पादन करके अपनी आमदनी ठीक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने 3 से 4 लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया है और कुछ जो नजदीक के गांव हैं उनसे भी कुछ महिलाएं यहाँ पे काम करने आती हैं। दिहाड़ी हम उन्हें देते हैं और 300 रुपये हम देते हैं उन्हें दिन का, और वो आते हैं और काम करके खेतों में हमारे जाते हैं। तो उससे वो यहाँ पे पैसा भी कमाते हैं और अपने यहाँ से बीज लेके अपने घरों में खेती भी करते हैं, साग सब्जी उगाते हैं। तो वो अपने लिए भी बाजार से न ला के घर में ही साग सब्जी तैयार करते हैं। अब आज जो है कि हमने जब यहाँ पे काम करना शुरू किया तो अच्छा काम किया, तो लोग यहाँ पे, शासन प्रशासन सभी यहाँ पे आया, सब ने देखा कि अच्छा कर रहे हैं और अच्छा इनका उत्पादन भी हो रहा है। तो उसके बाद कृषि से हो गया, उद्यान से हो गया और जो है कि आपका ये मुख्यमंत्री ने आत्मा से हो गया और आपका ये काफी जगह से हमें काफी अवार्ड मिले हैं और आगे मिलने की भी उम्मीद है जैसा हम कर रहे हैं। खेती बाड़ी से भी अलग हम जैसे मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन का, और जो है कि माल्टा नींबू जो हमने लगाए यहाँ पे लगाया, उसका जूस हो गया, अचार हो गया,
लहसुन पेस्ट हो गया, मिर्ची पेस्ट हो गया, आपका अदरक पेस्ट हो गया, ये बना के पैकिंग करके और हम जो है इसको मार्केट में बेचें और धीरे धीरे करके इसे फैला के अच्छा यहाँ पे अच्छे सा लघु उद्योग खोल के करीब 15 से 20 लोगों को रोजगार भी देंगे और जो है सबको आमदनी भी होगी, लोग कुछ सीखेंगे तो खुद अपने घरों में भी करेंगे। तो फर्स्ट तो हम जो है कि पहले ट्राई के लिए प्रयोग करते हैं कि कौन सी चीज यहाँ पे अच्छी हो रही है, इस मिट्टी में क्या अच्छा हो रहा है। तो जैसे हम छोटे से एरिया में, छोटी सी क्यारी में पहले ट्राई के लिए कोई भी बीज डालते हैं, अगर उसकी जो है कि वो सही हो रहा है, सही जम रहा है, सही जो है उत्पादन दे रहा है तो हम उसे ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। ये बंद गोभी हमने इसमें लगाई है और बंद गोभी अच्छी भी हो रही है, जैविक है, जैविक खेती हम करते हैं यहाँ पे। और खाद हम गाय के गोबर से ही बनाते हैं, गाय के गोबर से बनाते हैं। और हमने ये लगाई है तो इसमें हमने फर्स्ट में करीब जो है 1000 से 1500 पौध लगाई है और अब ये बढ़िया हो रही है, अच्छे होने की कगार पे है। इसको हम जो है कि अब इसमें करीब 1.5 महीने बाद ये नीचे के पत्ते जो होते हैं ये जमीन से टच हो जाने बैठ जाते हैं, तो इन्हें हम हटा देते हैं। इससे पौधा जो है कि सड़ता भी नहीं है और ऊपर इसमें ग्रोथ अच्छी होती है। एक बोरेक्स का छिड़काव हमने इसमें करीब जो है कि 40 दिन में कर दिया है और अब हम दूसरा इसमें छिड़काव 15 दिन बाद करेंगे और ये अच्छी हो रही है। ये मिर्ची का पौधा है और मिर्ची अब पकने की कगार पे है और इसमें काफी मिर्ची हमने लगाई थी जो हमने कुछ तोड़ दी है। लाल हो जाने के बाद हम इसे सुखाते हैं और इसका मसाला बनाते हैं और ये अच्छी हो रही है। सारी जो है जैविक खेती हम करते हैं। मिर्ची में इसमें सिर्फ हमने जो है खाद, जैविक खाद ही डाला है जिसे हम गाय के गोबर और गौमूत्र और कुछ जड़ी बूटियों से बनाते हैं, जिसमें कीड़ा भी नहीं लगता और अच्छा होता है। और मिर्ची अच्छी हुई इस बार और ये अच्छी हो रही है। ये दूनागिरी मूली है, कुमाऊं का बीज है और अच्छा होता है और इसमें ये वो भी अच्छी रही है मूली। ये रेड और व्हाइट होती है, गोल मूली होती है और सब्जी पराठा वगैरह में ये काफी काम आती है, सलाद में भी काम आती है। और ये हमने इस काफी एरिया में लगाया है, ये सारा हमने लगाया है। ये दूनागिरी मूली है और करीब 6 से 7 क्विंटल जो है हमारा एक सीजन में ये निकल जाता है। ये पॉली हाउस है और इसमें मूली डाली है, इसमें मूली डाली है। ये सामने लहसुन है, वो प्याज है, ऊपर बैंगन है आगे और ये ऊपर पत्ता गोभी लगाई है। ऊपर खेत में मटर डालना है और प्याज के लिए नर्सरी अभी डाली है तो खेत तैयार करना है। ये हमने प्याज की नर्सरी डाली है और नासिक रेड ये प्याज है और अच्छी पौध इसमें जम रही है। अभी ये करीब 25 दिन की पौध हो चुकी है और पौध बढ़िया हो रही है। करीब जो है 3 से 3.5 इंची ये हो चुकी है और 4 से 5 इंची होने पे हम इसे खेतों में इसका रोपण करेंगे। और अब ये पौध तैयार होने की कगार पे है। रेड नासिक के ये कुछ रेड नासिक है और कुछ जो है कि रेड लाइट भी ये है, तो अच्छी भी ये दोनों प्याज अच्छी होती है और हमने अच्छी लगाई। अब ये गोबर की खाद पड़ेगी, इसमें हल लगेगा, फिर इसमें लहसुन लगाई जाए। हाँ, लहसुन इसमें लगाई जाए। ये हमने पॉली हाउस लगाया है और ज्यादा यूज हम इसे पौध उगाने, नर्सरी डालने में करते हैं। नर्सरी इसमें जल्दी तैयार हो जाती है और उसके बाद हम उसे बाहर खेतों में ट्रांसफर करते हैं। और अभी इसमें हमने कुछ नर्सरी डाली है जो कि अभी 3 से 4 दिन पहले हमने डाली है और हफ्ते से 10 दिन में ये अंकुरित हो जाएगी और सारी जो है नर्सरी हर चीज की ये बाहर आ जाएगी। जैसे अभी इसमें हमने लगाई है फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर और बैंगन इत्यादि हमने इसमें लगाया है। और टमाटर भी इसमें हमने ये लगाया है, टमाटर भी लगाया है। इसमें हमने गाजर डाली है और 15 से 20 दिन में सारा ये अंकुरित होके सारा हरा होने बैठ जाएगा।
अच्छा विजय भाई, थोड़ा सा ये बताइए, खेती के साथ साथ आप मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, और किस तरीके से आपने सरकार से अनुदान लिया था और कैसे ये स्टार्ट किया, थोड़ा सा वो बताइए। फर्स्ट में हमने जो है कि यहाँ पे खेती बाड़ी करी, खेती बाड़ी के साथ हमने मुर्गी उत्पादन भी किया, और जिसमें हम फर्स्ट में 200 मुर्गियां चूजे लेके आए थे पशुपालन विभाग से, और वो हमने पालने शुरू किए तो उसमें हमें अच्छी आमदनी होनी शुरू हुई, और अंडा भी उसमें हमें मिलने बैठा मुर्गियों से, तो अच्छी आमदनी होने बैठी। उसके बाद जो है कि धीरे धीरे हमने मुर्गियों का बढ़ाया, बीच में हमने 1000 मुर्गियां तक भी पाली, और करीब जो है रोज हमारे 200 अंडे करीब हो जाते थे, जो 10 रुपए का एक अंडा बिकता था। अच्छा तो जी, करीब 2000 रुपए हमें रोज अंडे में मिल जाता था। और मुर्गी पालन हमारा अच्छा चल रहा है, और अभी भी हम पाले, अभी हमने क्रॉयलर पाला है और कड़कनाथ भी पाला है, और जो है कि अभी ये 2 महीने का चूजा है, और जब ये बड़ा हो जाएगा 6 से 7 महीने में ये अंडे देने बैठ जाएगा तो हमें अच्छी आमदनी। अच्छा अभी की बात करें तो अभी कितने बच्चे आपके ये मुर्गी हैं आपके पास? अभी हमारी ये 200 मुर्गियां हैं, और जो है कि 200 हम हॉल लाने वाले हैं, और 400 मुर्गियां हो जाएंगी, उसके बाद कुछ बिकती रहेंगी, तो वैसे हमारे बीच बीच में आती रहती। अच्छा कड़कनाथ भी आपने पाल रखा? कड़कनाथ हम 400 चूजे लाए थे कड़कनाथ के, और कड़कनाथ हमारा यहाँ पे अच्छा बिका, और अब करीब 85 कड़कनाथ अभी हमारे पास हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संगीता है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में पशुपालन और पशुपालन विभाग से एसएमएस के पोस्ट में हूँ। यहाँ पे रुद्रप्रयाग की जैसे बात करें तो यहाँ पे जिन्हें हम जानते हैं बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, लेकिन उसमें से जो मैं जिन्हें बेसिकली जानती हूँ वो है विजय सेमवाल जी, जो यहाँ पे हमारे पास के ही गांव में रहते हैं बरसू में, जो बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, और उन्होंने बहुत सारे तरीकों से अपने किसान जो भी उनका पैदावार है उसको बहुत अच्छे से किया है। सिर्फ खेती बाड़ी के साथ साथ उन्होंने अन्य काम भी किए हैं, जैसे खेती बाड़ी और पशुपालन, और उसके साथ साथ ही उन्होंने अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन व्यवसाय भी किया है, मशरूम पालन का व्यवसाय भी किया है, और इस तरह से सब्जी उत्पादन और बागवानी करके भी उन्होंने कई सारी चीजों को मिक्सअप करके अपने व्यवसाय को बहुत अच्छा रूप दिया है। जैसे कि रुद्रप्रयाग में किसान बहुत मेहनत करते हैं, अपनी सुबह से लेकर रात तक बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि ये पहाड़ का एरिया है। यहाँ पे जो यहाँ की जो विषम परिस्थितियां हैं और ठंडा बहुत है, इस वजह से यहाँ पे चीजें और ज्यादा कठिन हो जाती हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे ये लोग बहुत कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन इनको जानकारी के अभाव में कि किस तरह से हम अपने थोड़ा सा एक टेक्निकली चीजों को करते हुए अपने जो उत्पादन को वो बढ़ा सकते हैं, इस चीज का अभाव है। तो इसी विषय में हम आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया, विजय सेमवाल जी जो कि यहाँ के बहुत अच्छे फार्मर हैं, इन्होंने किस तरह से काफी यहाँ कृषि विज्ञान द्वारा भी बहुत सारी सुविधाएं ली हैं, उसके साथ साथ पशुपालन विभाग, कृषि विभाग के द्वारा भी बहुत सारी सुविधाएं लेकर और अपने जो व्यवसाय को है बढ़ाया है। उसका कारण ये है क्योंकि इन्होंने जानकारी इकट्ठा करी है, और उसके साथ साथ ही ये जागरूक हैं। इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा ही टेक्निकली अपने चीज को, परिवेश को ढालकर चीजों को बहुत ही अच्छे से किया है जी। यहाँ पे अगर यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो इस तरह की गाय या पशुओं का इस्तेमाल, पशुओं की जरूरत है जो यहाँ के एनवायरनमेंट में ढल के अच्छा प्रोडक्शन दे सकें। अगर रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो यहाँ पे बद्री गाय जो है, जो बहुत अच्छा, जो यहाँ के लिए अच्छी गाय मानी जाती है, क्योंकि ये यहाँ के एनवायरनमेंट, क्लाइमेट में सरवाइव कर जाती है, और इसकी दूध की जो उत्पादकता, इसकी जो पोषक तत्वों की जो क्षमता है, ये बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्योंकि ये पहाड़ों में खुद स्वतः चढ़ती है, और उसके साथ उसकी वजह से जो भी उसके दूध की गुणवत्ता बहुत ज्यादा है। तो लेकिन इसका अगर हम ड्रॉबैक कहें, इसका ड्रॉबैक ये है कि ये इसका दूध का उत्पादन इतना ज्यादा नहीं है, 1 से 2 लीटर ही एक दिन का दे पाती है।
तो वो किसी पशुपालन के लिए अगर उत्पादन के हिसाब से कहें तो शायद इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो मुख्यतः यहाँ के किसानों के द्वारा जो पसंद की जाती है वो जर्सी गाय है, जो कि बहुत ठीक ठाक उत्पादन दे देती है। और एचएफ भी इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन एचएफ में ये है कि बीमारियों की बहुत ज्यादा वो काफी बीमार होती है और वो यहाँ के लिए इतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसके साथ बहुत तामझाम करने पड़ते हैं। जैसे उसे चारा काट के देना पड़ता है और उसके लिए पूरा न्यूट्रिशन की पूरी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि पहाड़ों में इस तरह से सुविधा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जर्सी सबसे महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी है, क्योंकि ये यहाँ के पहाड़ी परिवेश को भी उसमें रह चुकी है और यहाँ अच्छा ठीक ठाक उत्पादन दे देती है। कम से कम 6 से 8 या 8 से 8-9 लीटर तक एक दिन का ये दूध दे देती है। अगर आप अच्छे से इनका दाना पानी अच्छे से कर रहे हैं तो आपको इतना उत्पादन एक गाय से मिल जाएगा एक दिन का, जो कि यहाँ के किसानों के लिए काफी ठीक है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे ठंडा बहुत है, बर्फ वगैरह बहुत ज्यादा पड़ती है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे अगर जैसे आपने बोला कि यहाँ को किस तरह से साफ सफाई रखें, साफ सफाई बहुत जरूरी है। उसके जैसे सुबह शाम रोज ही अपने जो गौशाला है उसकी साफ सफाई करें। उसके साथ साथ यहाँ पे क्योंकि ठंडा बहुत है, तो जो आपकी गौशाला हो उसके नीचे या तो जानवरों के लिए प्रॉपर बेडिंग मटेरियल जैसे पराल या फिर घास का पूरी अच्छे से व्यवस्था की जाए, ताकि उनको ज्यादा ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड की वजह से भी कई जानवर जो होते हैं बीमार हो जाते हैं। ठंड उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अब ठंडा ज्यादा है तो रात को तो आप खिड़कियां वगैरह आप बंद करके बंद रखेंगे, लेकिन सुबह जैसे ही धूप आती है आप अपनी खिड़की दरवाजों को पूरे से गौशाला की खिड़की दरवाजों को पूरे से अच्छे से खोल दे, ताकि क्या है सूर्य की रोशनी आ सके और अंदर जितनी भी गंदगी है वो भी साफ हो सके, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो सबसे अच्छा क्या होता है एंटीबैक्टीरियल वो होता है, वो सारे कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। तो इसलिए वेंटिलेशन पूरा प्रॉपर रखें और जैसे ही धूप आए वैसे ही पूरा खिड़की दरवाजे खोल के रखें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। इसमें यही कर सकते हैं सर। वैल्यू एडिशन के लिए तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो दूसरा गृह विज्ञान की जो मैडम है वो करती हैं उसको, लेकिन उसके लिए दूध से जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसकी भी ट्रेनिंग जो है टाइम टाइम पे दी जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपके जो यहाँ आसपास के गांव वाले हैं उनकी कितनी वो इस बारे में कितनी जागरूक है, जिसके बारे में मैं समय समय पर उन्हें जागरूक करवाती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ही यहाँ पे ट्रेनिंग होती रहती है, हम फील्ड में भी जाके ट्रेनिंग करवाते हैं और यहाँ पे भी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो है दोनों तरह की ट्रेनिंग हम यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। और उसके बावजूद भी अगर जो फार्मर है अगर वो चाहता है कि उनको पर्सनली ट्रेनिंग दी जाए तो हम उनके लिए भी अवेलेबल हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट का जो है ये पशुपालन विभाग यहाँ पे है, कई डिस्ट्रिक्ट में कई जगह पे होते हैं। उनका बेसिक ये होता है कि वो उनको दवाइयां प्रोवाइड कराते हैं और जैसे कुछ बीमारी हो गई जानवर को तो उनको ट्रीटमेंट देते हैं और उसके साथ साथ ही उनके समय समय पे जैसे कई सारी स्कीम्स आती रहती हैं, उनको वो जानवरों को जैसे गाय भैंस या किसी भी लेने के लिए सब्सिडी मिलती है, तो उसके हिसाब से वो चीजें प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कोई भी नई स्कीम आ गई बकरियों के लिए या फिर गाय भैंसों के लिए, तो वो उस चीज में सब्सिडी देते हैं। ठीक, हमारा जो ये है हम बेसिक कृषि विज्ञान केंद्र का जो बेसिक मतलब है वो ये है, हम लोग यहाँ पे किसानों को जानकारी देते हैं कि किस तरह से आप अपने जानवरों को किसी भी बीमारी से बचा सकते हैं या फिर अपनी आय को किस तरह से दुगनी कर सकते हैं। उसके लिए जैसे कि एक नॉर्मली देखा जाए जो हमारे यहाँ के किसान हैं उनको इतनी जानकारी नहीं है, जैसे डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं, वो पेट के कीड़े की वजह से आधे से ज्यादा बीमारियां जानवर को इस वजह से भी हो जाती है। अगर पेट में कीड़े हैं तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उनका शरीर नहीं बन पाता और कई बार ये चीजें आगे चल के आपके जानवर को इफेक्ट करती है और कहीं ना कहीं वो क्या है किसानों को भी अफेक्ट करती है। तो हमारा बेसिक मतलब ये है कि हम अपने किसान भाइयों को थोड़ा सा इस तरह मोड़े कि वो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही इन चीजों के द्वारा अपने जानवर को बचा सकते हैं और अधिक उत्पादन कमा सकते हैं। खुरपका और मुंहपका तो जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज FMD बोलते हैं उसको, वो उसके लिए वो क्योंकि एक वायरल विषाणु जनित रोग है तो उसके लिए हम लोग
वैसे कुछ नहीं कर सकते हैं। बेस उसका एक उसको किस तरह से निजात है, उसके लिए तो सबसे जरूरी है टीका, क्योंकि वो वायरल है, उससे मतलब हम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको समय समय पर हर साल में पहले 6 महीने में लगता है पहले, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद, उसके बाद एनुअली जो है इनके टीके लगते हैं। इसको तो टीके से ही बचा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा साफ सफाई के द्वारा हम इसको बचा सकते हैं। दूसरा जो मेस्टाइटिस है, उस मेस्टाइटिस होने का एक कारण है गंदगी, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो मेस्टाइटिस यानी थैलेला जो आप बोल रहे हैं, वो क्या है, बेसिकली गंदगी की वजह से होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इसको ये बहुत सारे बैक्टीरिया के द्वारा हो सकते हैं एनवायरनमेंट में, मतलब जो वातावरण में जितने भी वो हैं बैक्टीरियाज हैं, जीवाणु हैं, इनके द्वारा होते हैं। तो अगर आपकी साफ सफाई का अभाव रहेगा आपके आसपास गौशाला में, तो ये बीमारियां बहुत जल्दी जानवर को पकड़ती है। क्योंकि दूध देने के तुरंत बाद जैसे, तो इसके लिए हमको कैसे इसको रोक सकते हैं, इसका जस्ट सबसे पहले तो अपना जो जानवर का जो गौशाला का जहाँ पे जानवर खड़ा है या बैठा है, उसको है पूरा रोज साफ करें, प्रॉपर सफाई करें। और जब दूध दोहने के बाद दूध दोहने से पहले और दोहने के बाद हाथों को अच्छे से साफ करें, साबुन से साफ करें, थनों को भी अच्छे से साफ करें, दूध पूरा निकालें। कई बार क्या होता है, लोग पूरा दूध नहीं निकालते हैं, आधा दूध निकाल के ही छोड़ देते हैं, उसकी वजह से दूध क्या है थनों में रह जाता है और वो बाद में सड़ जाता है, और जिसकी वजह से थैलेला रोग हो जाता है, ठीक। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो जानवर है उसको क्या है, जैसे आपने दूध निकाल दिया तो उसके बाद तुरंत जानवर को बैठने ना दें, क्योंकि वो अगर बैठेगा, क्योंकि जो आपके जो जानवर के थन होते हैं, वो जब दूध निकालने के बाद उन्हें बंद होने में थोड़ा टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर आप सीधा थन से दूध निकालने के बाद तुरंत अगर वो बैठ जाएगा, क्योंकि दूध निकालने के बाद जानवर बहुत थक जाता है, तो वो तुरंत बैठना चाहेगा। अगर वो बैठ जाएगा तो थन क्या है, सीधे जमीन के कांटेक्ट में आएंगे और उससे सीधा बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए दूध देने के तुरंत बाद उसको बैठने ना दें। और उसके लिए क्या उपाय करेंगे आप लोग, उसके लिए क्या है, जानवर को आगे चारा डाल देंगे, जिससे कि जानवर खाने में व्यस्त हो जाता है, तो वो बैठने में 5-10 मिनट लगाएगा, जिसकी वजह से वो तब तक थन बंद हो जाएंगे। उसके बाद वो बैठता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से साफ सफाई करके और ये थोड़ा सी छोटी मोटी बातें करके, मतलब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप क्या है, जानवर को इस चीज से काफी हद तक बचा सकते हैं।